नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए आज बात करें जाति और धर्म की राजनीति के ऊपर। हर चीज के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, उसी तरीके से भारत की राजनीति के भी कुछ फंडामेंटल्स है फिलहाल आज के दौर में। एक तो यह है कि जाति और धर्म की राजनीति यहाँ होती है, उसमें विकास का चाशनी जरूर लपेटी जाती है, लेकिन वो चाशनी तब तक कारगर नहीं होती जब तक जाति धर्म का समीकरण न बैठाया जा सके। और दूसरी चीज, यहाँ की जो दो मुख्य पार्टियां हैं, हालांकि अब उनको भी राष्ट्रीय पार्टियां नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो उतना आधार उनका नहीं रह गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस। कहने को राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन उतना उनका फैलाव नहीं है जितना एक राष्ट्रीय पार्टी का होता है या जितना कभी एक जमाने में कांग्रेस का था। वो दोनों ही पार्टियां सवर्ण डोमिनेटेड पार्टियां हैं, ये एक दूसरी बात है। ये भी भारतीय राजनीति का एक फंडामेंटल है। और तीसरा फंडामेंटल एक ये भी है कि जब कभी शुद्ध विकास की राजनीति की गई, हालांकि ऐसे मौके बहुत कम आए, तो उसको जाति धर्म की राजनीति ने काट दिया। दो मौकों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने शुद्ध विकास की राजनीति की थी, जिसमें पहली बार, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत के आम जनमानस ने पहली बार संपत्ति को देखा और मार्केट में थोड़ी सी संपन्नता दिखाई दी। और दूसरी बार जब अखिलेश यादव ने शुद्ध विकास की राजनीति की अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, दोनों ही बार वो दोनों खेत रहे। अखिलेश यादव उसके बाद सत्ता में नहीं आए, जाति धर्म की राजनीति ने उनको सत्ता में नहीं आने दिया, खासतौर से धर्म की राजनीति ने। और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार भी इतने अच्छे काम करने के बावजूद दोबारा नहीं लौटी। उसका भी कारण जाति धर्म ही था। अब सवाल ये पैदा है कि जाति धर्म की राजनीति तो अपना काम कर ही रही है। फिलहाल धर्म की राजनीति को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है, केंद्र में भी और कुछ राज्यों में भी। अब जाहिर सी बात, 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए सब लोग अपने अपने पत्ते फेंक रहे हैं और कई जगह कई तरीके की बातें हो रही है, कई तरीके के समीकरणों पर चर्चा हो रही है। ये सब हो रहा है जो होना स्वाभाविक भी है। अब इसी समय राजनीति के पुराने चावल नीतीश कुमार ने अपना दांव फेंका है। नीतीश कुमार की खासियत यह है कि वो उन सारे आरोपों से फिलहाल बरी है जो आरोप और विपक्षियों पर लगा करके उनके यहाँ ईडी वीडी से भेजी जा रही है। और नंबर 2, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे दांव पेच से वाकिफ हैं और एक लंबी पारी खेल चुके हैं। और हर बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे करके, भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति को जाति की राजनीति से पटखनी दे करके बिहार पर अपना लंबा शासन स्थापित रखा। अभी भी उनके मुख्यमंत्री। ये तो हुई एक दूसरी बात। नीतीश कुमार के साथ एक और प्लस पॉइंट है जो मेरा ख्याल है, जो आज के जितने भी नेता नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को चुनौती देना चाहते हैं उनके पास वो नहीं है। होगी भी तो उतने प्रोमिनेंट नहीं जितने नीतीश कुमार है आज की तारीख में। नीतीश कुमार ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है और उस दौर के तमाम दांव पेचों से वो बखूबी वाकिफ हैं। और आजकल लोग कहते हैं कि घोषित इमरजेंसी है, ऐसा है भी, तो जाहिर सी बात है इसीलिए शायद वो उन अपने अवगुणों से भी उन्होंने अपने आप को बचा रखा, जिसके चलते अभी भी कोई जांच एजेंसी वगैरह उन तक नहीं पहुंच पा रही। अब आइए थोड़ा दूसरी बात करते हैं। मोटे तौर पर भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के बाद से मोटे तौर पे मान लीजिए कि सन 1990 तक, 1947 से 1990 तक शुद्ध विकास की राजनीति की गई। विकास की राजनीति के नीचे जाति और धर्म का आवरण था। विकास की राजनीति की चाशनी थी, लेकिन कहीं, जैसा मैं कह चुका हूं, कि नीचे सारे सामंजस्य जाति धर्म से ही बैठाए जाते थे, लेकिन बात विकास की होती थी और विकास काफी हद तक हुआ है। 1989-90 के आसपास कई वजहों से, जिनका जिक्र करना यहाँ बहुत समय लेगा, उसकी फिर कभी करेंगे, भारतीय राजनीति जो थी वो जाति धर्म की राजनीति पर आकर के आधारित हो गई। और एक तरफ मंदिर की राजनीति शुरू हुई और दूसरी तरफ मंडल की राजनीति शुरू हुई। वो समय विश्वनाथ प्रताप सिंह का था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन दोनों ही ताकतों का सहारा लिया। एक तरफ उन्होंने मंडल का सहारा लिया यानी जातिगत राजनीति का सहारा लिया, और दूसरी तरफ उन्होंने मंदिर का सहारा लिया यानी धर्म की राजनीति का सहारा लिया। लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों जो राजनीति की जो धाराएं थी वो अपने तार्किक परिणय तक पहुंचना चाहती थी। मंडल राजनीति अपनी तार्किक परिणय तक पहुंचना चाहती थी, यानी भारतीय राजनीति में सवर्णों का डोमिनेशन खत्म हो,
और मंदिर की राजनीति अपने तार्किक परिणति तक पहुंचना चाहती थी कि भारत के ऊपर जो है धर्म का पुराने धार्मिक आधार का शासन स्थापित किया जा सके। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये गठजोड़ बहुत दिन तक नहीं चलना था और नहीं चला। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार कुल 11 महीने रही और गिर गई। आप एक चीज देखें खास तौर से, इसके बाद आप लोग देख भी रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं कि ये वो समय था कि उसके बाद से भारतीय राजनीति में किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत का शासन फिर नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार को अगर छोड़ दें तो शासन आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिली जुली सरकारों का शासन रहा। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार थी, चाहे ये मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी, वो मिली जुली शासन रहा। उसका कारण ये था कि ये सारी सरकारों ने जाति और धर्म को साधने की कोशिश की। उस कहीं जिस हद तक साथ पाए उस हद तक वो सफल रहे। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज को देखा कि इस दोनों दौर में जाति धर्म की राजनीति का जो दौर चल रहा था उसमें भी, जैसा मैं कह चुका हूं कि एक्सेप्शन मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने दिखाया और अखिलेश की सरकार ने दिखाया कि उन्होंने जाति धर्म की राजनीति से परे विकास की राजनीति की। नतीजे में वो दोनों ही लोग जो थे वो अगले चुनाव में खेत रहे। जाहिर सी बात है इस पूरे सिनेरियो को नीतीश कुमार देख रहे होंगे और उनको देखना चाहिए भी। और उसके पहले का भी उनका जो पुराना जो क्या नाम है अनुभव रहा है वो भी बताता रहा है। और मुझे याद पड़ रहा है, नेताजी का नाम तो मुझे नहीं मालूम, कोई बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति करना सफलता का पैमाना नहीं, कम से कम हिंदुस्तान में। और ये कई अवसरों पर साबित भी हो चुका है। अब उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि जब सब विपत्ति आती है तो ऐसी तरफ से आती है जहां से आदमी सोच नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी फिलहाल यही हो रहा है। हालांकि वो विपत्ति अभी लोग उसको बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल करके यही एक मुसीबत, बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। अब किस हद तक मुसीबत बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन जो सीनेरियो दिख रहा है उससे मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। नीतीश कुमार ने बहुत पुराना दांव खेल दिया जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना का दांव खेलने का मतलब, उन्होंने अपने यहाँ शुरू भी करा थी। जातिगत जनगणना का मतलब यह हुआ कि उन्होंने जाति की राजनीति को फिर से उभार देने की कोशिश शुरू कर दी। और कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशन में इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी उनकी क्या नाम है उसको, जो नीतीश कुमार जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको पकड़ लिया उन्होंने। और उत्तर प्रदेश में भी जाति की राजनीति शुरू हो चुकी है। सदन में आप देखें जिस तरीके से वाद प्रतिवाद हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम शूद्र ना हो तो आप शासन कर ही नहीं सकते, और ये सब तरीके की बातें जो है। और अखिलेश यादव ने कहा कि आप बताइए कि हम शूद्र हैं कि नहीं। और जिस तरीके से फिलहाल जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जिस तरीके से इनकी चीज़ों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और झल्ला जाते हैं बार बार, उसका मतलब उसे ये भी लग रहा है कि हाँ जातिवादी राजनीति ने फिर से जोर पकड़ना शुरू किया है। अब यहीं पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जाति की जो राजनीति है, जिसकी अभी बस शुरुआत भर की है नीतीश कुमार ने और अखिलेश यादव ने भी उसको पकड़ लिया है, वो राजनीति अब धीरे धीरे जैसे जैसे आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे वो ये मुद्दा अपने आप धीरे धीरे गरमाएगा। और यहाँ कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म की राजनीति है और जो उसके ऊपर उन्होंने विकास का मुलम्मा चढ़ाया है वो कतई सफल नहीं रहा है। पूरी की पूरी वो मुलम्मा अभी, चूंकि धर्म की राजनीति इस समय प्रचंड वेग में है इसलिए वो चीज़ें सामने नहीं आ रही, लेकिन फैक्ट यही है कि बेरोजगारी है और धर्मांधता बढ़ सिर चढ़ के बोल रही है और दाम कितने तेजी से बढ़ गए, वो सब सारी बातें हैं। वो अलग बात है कि धर्म की राजनीति के उभार में ये चीज़ें उतने अभी खुल के सामने नहीं आई, लेकिन आएंगी जब 3 फैक्टर्स काम करने लगेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म की राजनीति का मुलम्मा है वो धीरे धीरे उतरेगा, और साथ ही साथ ये जो जाति की राजनीति है फिर से परवान चढ़ेगी। और तीसरी चीज़ ये कि जो जब ये दोनों चीज़ें से टकराएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो जो सत्तारूढ़ पार्टी की जो कमियां हैं वो ठीक करके सामने आएंगी। एक चीज़ और है कि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें किसी भी चश्मे से परे हट करके, तो धर्म की राजनीति में मोटे तौर पर जो चीज़ सामने आई वो ये आई है कि जो निचली जातियां हैं और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको इस धर्म की राजनीति ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो दैनंदिन जो उनका जीवन है वो मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि जो मनरेगा जो उनको राहत देने की सबसे बड़ी योजना थी, उस योजना में भी देने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। वाक जाल से चीज़ों को किनारे करना वो एक अलग बात है, लेकिन फैक्ट अपनी जगह है।
ऐसे में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के दांव, और हाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इसी दांव के चलते नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार में सत्ता चलाई है, और जैसे मैं एकदम कह भी चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनका कुछ नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि ये आजमूदा दांव है और सफल दांव रहा है, जिसको नीतीश कुमार ने फिर चल दिया है, और अभी चुनाव में काफी समय है। मुझे लगता है कि ये दांव जो है धीरे धीरे जोर पकड़ेगा, और जोर पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनाव के लिए अच्छी खासी मुसीबत खड़ी करेगा। अब किस हद तक मुसीबत खड़ी करेगा ये तो कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन जो मुसीबतें भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हुई ऑलरेडी, उसमें ये कम से कम अपनी तरफ से काफी इजाफा करेगा, इतना तो कन्फर्म है। इसका नतीजा क्या होगा ये अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये कहना जरूर संभव है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित होने जा रहा है। अब इस मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी कैसे उभरेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प अनुभव होगा, और अपने मोदी जी वाकजाल से उलझाने में चीजों को माहिर रहेंगे। देखें इस समस्या से को अपने कैसे किस तरीके के वाकजाल से सुलझाते हैं, ये भी अपने आप में देखना बड़ा दिलचस्प अनुभव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.